हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस बाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को गुड आफ्टरनून है। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हो, हमने कोरोना को बोला कि अब भाई तुम चले जाओ। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अब वक्त आ गया है अपने अध्ययन, अपनी स्टडी को एक प्रॉपर प्रबंधन के साथ, अनुशासन के साथ आगे ले जाने का प्रयास करें, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर लक्ष्य को भेद सकें। तो इसी क्रम में मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टीचिंग एग्जाम से संबंधित अपना वीडियो। यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारा लेक्चर यूपी टेट से संबंधित होगा। अगर आप यूपी टेट पास कर चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेज सुपर टेट के लिए हमारा वीडियो होगा। यदि आप हमारे पड़ोसी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे लिए एमपी संविदा वर्ग का हमारे लिए आज का लेक्चर होगा। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो ये रीट से संबंधित लेक्चर है। यदि आप सेंट्रल का सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारा लेक्चर सीटेट से भी संबंधित होगा, जहां पर 15 से 20 मिनट के माध्यम से कम समय में मैं मनोविज्ञान, जिसे आप लोग साइकोलॉजी और कभी कभार सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोल देते हो, बाल विकास भी बोल देते हो, उससे संबंधित होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिए। वहां पर कुछ महत्वपूर्ण विचारक हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग हो गया, वृद्धि विकास क्या है, बंडूरा का सिद्धांत क्या है, इससे संबंधित हमने अपने लेक्चर बना रखे हैं। और जल्दी अब हम लोग बोर्ड पर भी आ चुके हैं और बेहतरीन तरीके से जल्दी आपके सामने आने का एक प्रयास है। और जीवन में प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। इसी क्रम में आइए हम लोग मनोविज्ञान को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, मनोविज्ञान जिसे हम लोग अंग्रेजी में साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्या है, इसको समझने से पहले इस शब्द की हम लोग उत्पत्ति देखते हैं कि ये साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, इस या यह विषय कहां से आया। शब्द विषय पर पहुंचने से पहले यहां पर देखिए, मैं एक बात करना चाहूंगा। ये बेटा लिखा हुआ है ग्रीक। क्या है? ग्रीक। और ग्रीक किस देश से संबंधित है? आपका यूनान। क्योंकि हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं तो ग्रीक किस देश से संबंधित है? हिंदी में ग्रीक को बोला जाता है यूनान के नाम से, यानी कि ग्रीक या यूनानी भाषा। जबकि हमने दूसरा लिख रखा है लैटिन। और लैटिन भाषा जो है वो आपकी कहां से संबंधित है? इटली। क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यूरोपीय महाद्वीप में दो भाषाओं का अस्तित्व या बोला बाला बहुत रहा है। एक हमने बोल रखा है ग्रीक या यूनानी भाषा, जबकि दूसरी हम लोगों ने बोल रखा है लैटिन भाषा। ठीक है। चूंकि दोनों भाषाओं को कभी कभार एक समकक्षीय या समतुल्य समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ी बहुत असमानता है। समानता अवश्य रही होगी कुछ ना कुछ, तो क्योंकि कभी ना कभी हम लोग ये देखते हैं कि फलाना शब्द कहां से लिया गया है, तो हम लोग बोल देते हैं लैटिन से लिया गया है या ग्रीक से लिया गया है। यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द साइकोलॉजी है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है कहां से? तो वो ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। ध्यान रखिएगा पहली बात तो। और किन शब्दों से उत्पत्ति हुई है? तो ये दो शब्द हैं साइकोलॉजी की उत्पत्ति के लिए। पहला कहलाता है आपका साइकी और दूसरा कहलाता है लोगोस। ध्यान रखिएगा, जहां साइकी को हम लोग आत्मा के नाम से जानते हैं और लोगोस को बेटा हम लोग अध्ययन या शास्त्र के नाम से, क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम लोगों ने विज्ञान भी लिख दिया। यानी कि जो साइकोलॉजी है उसकी ग्रीक या यूनानी भाषा से उत्पत्ति हुई है। और ये दो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, साइकी और लोगोस। और इसको शाब्दिक रूप से पढ़ोगे तो मनोविज्ञान को प्राचीन काल में आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। विज्ञान तो बाद में बोला गया होगा, पहले आत्मा का अध्ययन बोला गया होगा। यानी कि साइकोलॉजी जो है वो क्या कहलाता था? आपका आत्मा का अध्ययन। अब यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि कभी कभार एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि वो पूछता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तब हम लोग ग्रीक बताएंगे। अगर 4 ऑप्शन में ग्रीक नहीं दे रखा है, लैटिन दे रखा है, तब आप लैटिन पे पहुंचिएगा। क्योंकि हमने आपसे बोला कि एक ही महाद्वीप से संबंधित होने के कारण कभी इनको एक समकक्षीय या समतुल्य समझ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, वैसे ग्रीक से हुई है, ना हो तब आप लैटिन पे पहुंचिएगा। और यदि ऑप्शन में दोनों साथ में दे रखे, ग्रीक भी दे रखा है, लैटिन भी दे रखा है, तो आप पहले ग्रीक पर पहुंचिएगा। उम्मीद है कि ये चीज बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा लेक्चर को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, काफी काम की चीजें आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगी लेक्चर में। पार्ट्स में हमारे लेक्चर हैं। देखिएगा,
प्राचीन काल में या हजारों वर्ष पहले बहुत सारे विषय नहीं हुआ करते थे। एक ही विषय, मुख्य विषय, बड़ा विषय हुआ करता था और उस विषय को हम लोग किस नाम से जानते थे? दर्शन शास्त्र, जिसे आप लोग फिलॉसफी के नाम से जानते हो। ध्यान रखिएगा, दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी। और फिलॉसफी का शाब्दिक मीनिंग निकालोगे, ये फ्लो प्लस सोफिया से मिलकर बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोफिया यानी कि प्रेम। यानी कि फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम। ध्यान रखिएगा, सोफिया मैंने बताया प्रेम, यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम का मीनिंग क्या है आपका? फिलॉसफी। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत साल पहले एक ही विषय हुआ करता था, दर्शन शास्त्र, और एक कथन भी बोला गया है, फिलॉसफी इज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। यानी कि सभी विषयों की उत्पत्ति का, जननी का स्रोत विषय रहा है तो वो था आपका दर्शन शास्त्र। यानी कि यहां से एक बात पता चल रही है, मनोविज्ञान भी अगर एक स्वतंत्र विषय बनकर आया होगा तो यह पहले किसकी शाखा के रूप में इसने काम किया होगा? आपका दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी। जैसे हमने बोला सभी विषयों की जननी कौन थी आपकी? फिलॉसफी। फिलॉसफी इज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। अगर ये आपका फिलॉसफी है तो ये उसके छोटे छोटे बेटे हैं। ध्यान रखिएगा, इतने सारे बेटे। जीवों का अध्ययन करने वाला वो जीव विज्ञानी रहा हो, जंतु का करने वाला जंतु विज्ञान रहा हो, और यहाँ एक शाखा आपकी मनोविज्ञान भी रही होगी। ठीक है, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं क्योंकि एक ही मुख्य विषय हुआ करता था आपका। लेकिन होता क्या है ना, जब भी आप दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान जब आप बनाए होगे तो यहां पर शास्त्र है और यहां पर विज्ञान है। कहने का अर्थ यह है, जब दर्शन शास्त्रियों के बीच में और यहां पर उसके बेटे मनोविज्ञान जो का अध्ययन करने वाले लोग होंगे, उनके बीच में वाद विवाद होने लगा और मनोविज्ञान ने बोला कि भाई दर्शन शास्त्रियों से तुम लोग चिंतन करते हो, मनोविज्ञान वाले लोगों ने दर्शन शास्त्रियों से बोला तुम चिंतन करते हो कि ये चीज कैसे हुई है, फलाना चीज कैसे बना है, बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई है, क्यों, कैसे, तुम रीजनिंग तो लगा रहे हो, तर्क तो कर रहे हो, लेकिन क्या तुम इन सबों को प्रयोग के माध्यम से देख सकते हो क्या, या ऑब्जर्वेटरी लैब के माध्यम से अवलोकन कर सकते हो? कहने का अर्थ ये है, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में एक मूलभूत अंतर यह है कि विज्ञान जहां जो होता है वो वस्तुनिष्ठता और प्रयोगों पर बल देता है, जबकि दर्शन शास्त्र में ऐसा संभव नहीं होता। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि विज्ञान और शास्त्र में अंतर क्या है आपका। जहां दर्शन शास्त्र जो होता है वो रीजनिंग पर बल देते हैं, वहीं किसी विषय में विज्ञान जब जुड़ जाता है ना तो वो प्रयोगों के अध्ययन पर बल देता है। यानी कि पहले जब ये मनोविज्ञान दर्शन का पार्ट रहा होगा तो दिमागी चिंतन करते होंगे, लेकिन मनोविज्ञान के लिए कोई बेसिक रूप से, आधार रूप से लैब का या प्रयोग का विकास नहीं किया था। ठीक है, अब होता क्या है, 1590 की मैं बात करूंगा, 16वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ रुडोल्फ गोइंकलर, और 1590 में रुडोल्फ गोयकल या गोइंकलर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में, क्या नाम है पुस्तक का नाम, ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिया में प्रथम बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। यानी कि 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान अस्तित्व में नहीं आया था, वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा था और मनोदर्शन के रूप में जाना जाता था। और 16वीं शताब्दी में 1590 में एक मनोवैज्ञानिक आया, रुडोल्फ गोइंकलर, उसने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया? साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया 1590 में। उम्मीद है यहां तक आपको बेसिक बात पता चली होगी। देखिएगा, मनोविज्ञान का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह अपने विभिन्न चरणों से गुजरा होगा। पहले तो इसको आत्मा का विज्ञान बोलते थे, फिर ये जो था आत्मा से मन का विज्ञान बना, फिर चेतना का विज्ञान बना, और वर्तमान में आपका व्यवहार का विज्ञान है। तो आइए इसके इतिहास को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान का इतिहास, ठीक है, प्राचीन या 400 BC
जहां पर मनोविज्ञान क्या था, आत्मा का विज्ञान। विज्ञान नहीं लिखना चाहिए, अध्ययन लिखना चाहिए। और ये कहां तक चला होगा, 16वीं शताब्दी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं हम लोग, यानी कि मनोविज्ञान की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी तक प्राचीन, यानी कि 400 बीसी या 400 ईसा पूर्व से हम लोग 16वीं शताब्दी तक की बात कर रहे हैं। और मनोविज्ञान जो था किसका अध्ययन कहलाता था, आत्मा का विज्ञान। यानी कि अब कुछ ना कुछ मनोवैज्ञानिक अवश्य रहे होंगे, यूनान से आया है आपका। तो मनोवैज्ञानिकों के नाम यहां पर लिखना जा रहा हूं। सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट, 3 मनोवैज्ञानिक के हम लोगों ने नाम लिख रखे हैं, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन आया। सबसे पहले सुकरात, सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ठीक है, प्लेटो शिष्य था सुकरात का, और अरस्तु किसका शिष्य था, आपका प्लेटो का। और अरस्तु का शिष्य रहा था आपका अलेक्जेंडर, ध्यान रखिएगा। तो ये एक क्रम है जो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग ध्यान में रखें। तो आइएगा, यहां पर अपन लोग प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, तो इतने मनोवैज्ञानिकों के नाम लिख रखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा गया। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला है कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा गया। अब नहीं मानते जनक, 16वीं शताब्दी तक या प्राचीन काल में अगर कोई मनोविज्ञान का जनक है तो वो है अरस्तु। आधुनिक काल में कोई अन्य है, उसका नाम हम जल्दी शेयर करेंगे। आपके दिमाग में 2 नाम आ रहे होंगे, विलियम जेम्स और वुंड का नाम आ रहा होगा। जी हाँ, आगे चर्चा होगी। देखिए, प्राचीन काल में अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा गया। और ध्यान रखिएगा, इस शताब्दी में मुख्य अध्ययन किसका है, आपका आत्मा का अध्ययन। यानी कि ये तीनों मनोवैज्ञानिक जो थे वो किसका अध्ययन करते थे, आत्मा का अध्ययन। यहाँ डेकार्ट लिख रखा है, रुडोल्फ भी लिखना चाहिए, रुडोल्फ भी यहां पर शामिल है आपका। गोइंग कलर बोलते हैं, ये आत्मा का अध्ययन है। अब देखिएगा होता क्या है, अरस्तु ने एक किताब लिखी है, एक बुक है, और उस पुस्तक का नाम है डी एनिमा। ध्यान रखिएगा, अरस्तु ने एक किताब लिखी है डी एनिमा, और इस डी एनिमा में एक शब्द प्रयोग किया गया है, न्यूमा या प्राणवायु या आत्मा की शुद्धि। ध्यान रखिएगा, कहने का अर्थ यह है कि अरस्तु जो है मनोविज्ञान जो का जनक जो है, इसने अपनी पुस्तक डी एनिमा में एक शब्द का प्रयोग किया है, न्यूमा, प्राणवायु या आत्मा की शुद्धि। यानी कि अरस्तु के टाइम में 2 स्टेट हुआ करते थे, एक हुआ करता था एथेंस और एक आपका हुआ करता था स्पार्टा। पूरा का पूरा यूनान 2 भागों में बटा हुआ था, एक एथेंस और एक आपका स्पार्टा। अब ये लोग आपस में लड़ते रहा करते थे। अब भाई अरस्तु इन सब चीजों को देख रहा है, तो अरस्तु के दिमाग में आया कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इतना विध्वंस हो रहा है, कैसे इनको परिवर्तित किया जाए इनके व्यवहार में। तो इनकी अध्ययन का इन्होंने जो सोर्स बनाया कि कैसे इनको चेंज किया जाए, तो उन्होंने बोला कि इनकी आत्मा का अध्ययन किया जाए। और आत्मा के अध्ययन से संबंधित एक पुस्तक लिखी डी एनिमा, और डी एनिमा ने इन्होंने बोला कि प्राणवायु या आत्मा की शुद्धि की बात करी, जिसे इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, न्यूमा। यानी कि इस वाली शताब्दी में या इस समय में ये आत्मा की शुद्धता पर या प्राणवायु की शुद्धता पर बल देते थे, यानी कि कैसे लोगों को चेंज किया जा सकता है उनके व्यवहार में। तो उन्होंने बोला कि ये आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको शुद्ध करना पड़ेगा, इनकी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इनके न्यूमा को। तो इन्होंने बोला कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको चेंज करने का सबसे सही तरीका क्या है, शिक्षा। क्या है, शिक्षा। यानी कि शिक्षा के माध्यम से इनकी आत्मा को शुद्ध या चेंज किया जा सकता है। इसलिए इस शताब्दी में आत्मा का अध्ययन सबसे प्रमुख रहा, और शिक्षा के माध्यम से इन्होंने बोला कि चेंज कर सकते। इसीलिए ध्यान रखिएगा, स्किनर साहब जो थे उन्होंने अरस्तु को बोला था प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक वो हैं, ये बोला किसने,
स्किनर ने अरस्तु को बोला प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कौन है तो आपके मन में थॉर्नडाइक का नाम आता होगा, क्योंकि ये परिभाषा के रूप में बोला कि किसने प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान अरस्तु को कहा था, तो वो है आपका स्किनर। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वही अरस्तु हैं जिन्होंने बोला था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आगे लिखते हैं हम लोग। भाई अरस्तु की एक परिभाषा ध्यान रखना, दो परिभाषा लिख रहा हूं, ठीक है। शुद्धता की बात कर रहे हैं, आत्मा की शुद्धता की। इन्होंने क्या बोला ध्यान रखिएगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है अरस्तु की वाली। और दूसरी एक और, ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब भाई शिक्षा के माध्यम से इनकी आत्मा शुद्ध की जाएगी और शिक्षा समाज से संबंधित है, तो हिंड की ओर ध्यान रख सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। किसने बोला? आपका अरस्तु ने। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर प्लेटो की बात कर लेते हैं। प्लेटो की दो पुस्तक ध्यान में रखिएगा, पहली द रिपब्लिक और दूसरी लॉ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपब्लिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो प्लेटो का नाम आएगा। और लॉ जो है वो भी आपकी प्लेटो से ही संबंधित है। उम्मीद है कि ये आपको आत्मा का अध्ययन यहां तक समझ में आया होगा। लेकिन बात ये आती है, आत्मा दिखती है, कहाँ देखोगे? आपके पास है, विजिबल है, मूर्त है, कॉन्क्रीट है? नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। भाई आत्मा जब दिखती ही नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते, तो आत्मा का अध्ययन वैज्ञानिक कैसे होगा? यानी कि बहुत सारे लोग नए मनोवैज्ञानिक आए होंगे, उन्होंने बोला होगा कि आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि चूंकि आत्मा दिखती नहीं है। तो यहां से अब मनोविज्ञान जो था, जो 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान रहा है, अब देखिएगा थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, 17वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं। हाँ, अब ये हेडिंग है बेटा, सेकंड नंबर पर पहुंच चुके हैं हम लोग। 17वीं शताब्दी, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? अरे वही बात आ गई, मन का अध्ययन। मस्तिष्क तो चलो एक बार दिख भी जाए, लेकिन मन तो दिखता भी नहीं है। यानी कि मन के बाद भी कोई मनोविज्ञान आया होगा, क्योंकि वो बोलते होंगे कि भाई कहाँ है मन? मन तो बावला होता है। मन बोल रहा है कि ये कर लो, थोड़ी देर बाद मन कुछ और बोलने लगेगा। मन के व्यवहार का अध्ययन मूर्त नहीं है, ये अमूर्त विषय है। लेकिन चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक रहे हैं जो मन के अध्ययन पर बल दिया करते थे। आइए, यहां पर सबसे पहले आएगा इटली के पोम्पोलॉजी जो हैं वो जनक माने गए हैं। पहले तो मन के अध्ययन के, इटली के पोम्पोलॉजी जो हैं वो मन के अध्ययन के जनक माने गए हैं। पहली बात, अन्य मनोवैज्ञानिकों के नाम कौन कौन से हैं? जॉन लॉक, थॉमस रीड, और यहां पर हमने एक नाम और लिख रखा है, बर्कले। तो चार नाम ध्यान में रखिएगा मन के अध्ययन से संबंधित, जॉन लॉक, थॉमस रीड और बर्कले। ये तो इंद्रिय अनुभव के जनक भी माने जाते हैं, इंद्रिय अनुभववाद के, ठीक है, जॉन लॉक। अब देखिएगा 17वीं शताब्दी जो मन का अध्ययन है, और मन के अध्ययन के जनक पोम्पोलॉजी हैं, और अन्य मनोवैज्ञानिक के नाम यहाँ पर लिख रखे हैं। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही है, जो आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नाम है आपका जॉन लॉक। और जॉन लॉक ने कहा था, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, और समाज जैसा चाहे उस स्लेट को भर सकता है। कहने का अर्थ ये है, जन्म के समय बालक को कुछ नहीं पता होता, जैसे वो परिवार के संपर्क में, सोसाइटी के संपर्क में आता है, तो उसकी स्लेट को भरा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, किसने बोला था? जन्म के समय
शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट तो होता है, ऐसा बोलने वाला मनोवैज्ञानिक था आपका जॉन लॉक। और ये कोरी स्लेट के लिए एक शब्द आया है तबूला रासा। ध्यान रखिएगा, तबूला रासा के जनक आपके कौन है? जॉन लॉक। और तबूला रासा का अर्थ होता है शिशु का मस्तिष्क का कोरी स्लेट होना। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। फिर वहीं पे बात आती है, मन दिखाओ कहाँ है? अपने मस्तिष्क में, आप अपने ब्रेन में एक दफा मस्तिष्क को तो देख सकते हो, लेकिन उस मस्तिष्क में मन की संकल्पना मूर्त विषय के रूप में करना यह संभव नहीं है, क्योंकि मन दिखाई नहीं देता, मन अमूर्त है। मन तो बावला होता है भाई, कब बदल जाए कब फिसल जाए। यानी कि इन मनोवैज्ञानिक के बाद कुछ अन्य नए मनोवैज्ञानिकों का समय आया होगा। उन्होंने बोला कि मन हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम अध्ययन करेंगे, चेतना का अध्ययन करेंगे। किसका? चेतना का अध्ययन करेंगे। यानी कि 17वीं 18वीं शताब्दी तक तो मन ही चलता रहा। जैसे ही 19वीं शताब्दी में प्रवेश करें हम लोग, तो अब मनोविज्ञान जो है वो चेतना का अध्ययन कहलाएगा। अब देखिएगा 3rd नंबर पर है मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन। मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है, और ये कौन सी शताब्दी है? 19वीं शताब्दी। अब इसको समझने से पहले हम चेतना को भी समझेंगे, क्या होती है चेतना। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। मनोवैज्ञानिकों के नाम नोट करिएगा। पहले तो किसका नाम आ रहा है आपको ध्यान? जी हाँ, विलियम वुंड, सॉरी विलियम ना बोले, विल्हेम वुंड है, विल्हेम वुंड, ठीक है। और इनके शिष्य हुआ करते थे एडवर्ड टिचनर। और तीसरा मनोवैज्ञानिक मैं लिख रहा हूं, इनका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, विलियम जेम्स। यानी कि 19वीं शताब्दी में जब मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन हुआ, और चेतना के अध्ययन में करने वाले कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम लिख रखे हैं, विलियम वुंड, एडवर्ड टिचनर, विलियम जेम्स, और चौथे नंबर पर नाम आएगा जेम्स सली। ये 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम ध्यान में रखना है। ये फिर से वुंड और विलियम जेम्स आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले एक तथ्यात्मक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अमेरिकी विद्वान या अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स को माना जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक या अमेरिकन जो हैं वो विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। लेकिन यह पूरी बात पूरी तरीके से सही नहीं है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में या आधुनिक टाइम में, वर्तमान में या आधुनिक टाइम में, आधुनिक काल में मनोविज्ञान का जनक कौन है, पूछे कोई, तो 2 व्यक्ति ध्यान में आते हैं। एक तो विलियम जेम्स और दूसरे हैं आपके, ध्यान रखिएगा, वुंड, विलियम वुंड। तो अगर आपसे पूछे कि आधुनिक काल में मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपको विल्हेम वुंड लगाना है। एनसीईआरटी जो है वो विल्हेम वुंड को मानती है। अगर ऑप्शन में विल्हेम वुंड ना हो तब विलियम जेम्स लगाना। जैसे मैंने आपसे कहा है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है, अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को मानते हैं, लेकिन नहीं, ये पूरी बात सही तरीके नहीं है। अगर आधुनिक टाइम में पूछे कौन है मनोविज्ञान का जनक, तो आप विल्हेम वुंड लगाइएगा, क्योंकि इसी के प्रयास से मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्चिक शहर में स्थापित की गई थी। लिप्चिक यूनिवर्सिटी, जिसे बाद में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया था। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है वर्तमान में मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है, तब आप विल्हेम वुंड को ही लगाएंगे। अगर विल्हेम वुंड ना हो तब आप विलियम जेम्स पे लगाइएगा। अब देखिए चेतना क्या होती है। चेतना पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि चेतना में इतने सारे मनोवैज्ञानिक, चेतना होती क्या है। फिर उसके बाद व्यवहार का अध्ययन क्या होता है। मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में व्यवहार पर पहुंचेगा, और व्यवहार क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये फैक्चुअल जानकारी आपके लिए काम में आएगी। जल्दी मिलेंगे जीएस वाले एकेडमी पे। बने रहिए आपके अपने परिवार पर।
अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलते हैं। होली की सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।